नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। दोस्तों, वैल्यू एडिशन के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं ईपीएफओ का वो सर्कुलर जो 14 जून 2023 को ईपीएफओ ने रिलीज किया है। दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ये डील करता है प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर 26/6 ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952 से। मतलब कि दोस्तों, जब हमने हायर पेंशन का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर दोस्तों एक प्रूफ हमसे मांगा गया था कि क्लॉज 26/6 के तहत जॉइंट ऑप्शन फॉर्म आपने सबमिट किया है कि नहीं किया है, इसका प्रूफ दीजिए। और दोस्तों, ईपीएफओ फाइनली एक फॉर्मेट लेकर आया है कि किस फॉर्मेट में आप उसको भरकर दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ईपीएफओ इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता था, क्योंकि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है वो है 26 जून। और 14 जून को ईपीएफओ को याद आया कि उन्होंने शायद कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया है जो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को काम आने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर फाइनली ईपीएफओ ने ये फॉर्म दे तो दिया है, पर मुझे पता नहीं कितने लोगों के शायद ये अभी काम आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। दोस्तों, ये जो सर्कुलर है इसमें ईपीएफओ ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए। उसमें से एक रेफरेंस जो है वो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो नवंबर 2022 में रिलीज हुआ था, उसको लेकर। और दोस्तों, वहां से जो इन्होंने रेफरेंस लिया है तो अब इनको याद आया है कि 26/6 का फॉर्म तो हमने दिया नहीं है, तो उसके लिए वो फॉर्म ईपीएफओ कर्मचारियों ने चेक कैसा करना चाहिए, और अगर आपने वो फॉर्म नहीं दिया है तो कैसे सबमिट करना चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों सर्कुलर है। और दोस्तों, जो बीच का जो जार्गन है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर रेफरेंसेस दिए गए हम सबको स्किप करेंगे और सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं सब चीजों में बताने लगूंगा इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्रिस्प जानकारी यहां पर दे सकूं। तो दोस्तों, इस सर्कुलर में हम सीधा सीधा नीचे आते हैं और यहां पर उस पॉइंट पर आते हैं कि जहां पर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म की बात की गई है। तो दोस्तों, यहां पर अगर पॉइंट नंबर 5 को हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा, whereas a situation has arisen where joint request undertaking permission under para 26/6 are not readily available with most of the applicants who have filed applications for validation of joint option or joint options covered under honorable supreme court judgment dated 4/11/2022। तो दोस्तों, यहां पर ईपीएफओ ये बता रहा है कि जब जॉइंट ऑप्शन फॉर्म उनके पास आए तो उनको पता चला कि बहुत सारे लोगों के पास में क्लॉज 26/6 का कोई प्रूफ नहीं था, और इसके लिए यहां पर एक वायलेशन हो जाता है फॉर्म का। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो उन्होंने यहां पर दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में ये कहते हैं, अकॉर्डिंगली ओनली इन केस ऑफ अप्लीकेंट्स अदरवाइज एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस एज पर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4/11/2022 फॉर स्क्रूटिनी रिगार्डिंग पैरास 26/6 फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड। तो दोस्तों, यहां पर जो आपने फॉर्म भरा है उसको चेक करते वक्त, उसकी स्क्रूटिनी करते वक्त ईपीएफओ के जो स्टाफ है उनको क्या क्या चेक करना है वो यहां पर दिया गया। तो दोस्तों, यहां पर ईपीएफओ कहता है, फील्ड ऑफिसर्स विल वेरीफाई दैट ए एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन हैज बीन रेमिटेड ऑन एम्प्लॉइज पे exceeding the prevalent statutory wage ceiling of rupees 5,000, 6,500, 15,000 per month from the day the pay exceeded the wage ceiling or 16/11/1995 whichever is later till date of retirement or superannuation as the case may be। तो दोस्तों, सीधा सीधा हिंदी में अगर बताना चाहूं तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये चेक किया जाएगा कि जो भी सीलिंग टाइम टू टाइम डिफाइन हुई थी, जैसे कि सीलिंग कभी हुआ करती थी 5,000 की, कभी 6,500 की, कभी 15,000 की, तो दोस्तों इन सब सीलिंग के ऊपर जाके किसी एम्प्लॉय ने अपने एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी होगी उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन दिए कि नहीं दिए, वो पहले उनको वेरीफाई करना होगा। कब तक? जब तक वो रिटायर नहीं हो गया, मतलब कि जब से वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो गया है। अगर वो नवंबर 1995 में अगर स्कीम ज्वाइन कर चुका था, मतलब कि उसके पहले अगर जॉब पर लग चुका था, तो वहां से लेके उसके रिटायरमेंट तक का डेटा निकाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या उसने एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया हुआ। और दोस्तों, कोई अगर 1995 के बाद ज्वाइन किया, समझ लीजिए कोई 2000 में ज्वाइन किया, तो वहां से लेके उसके रिटायरमेंट तक या आज तक जो भी डेट होगी, वहां तक हायर पेंशन के लिए जो भी एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में, वो किया है कि नहीं किया है, वो चेक किया जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर यह है कि अगर एम्प्लॉयर किसी के एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ में कंट्रीब्यूट करता था तो उसके ऊपर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते थे। तो क्या एम्प्लॉयर ने वो दिए है कि नहीं दिए, ये यहां पर पॉइंट नंबर बी में मेंशन किया गया। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो यहां पर ये पूछ रहा है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन अपडेटेड विद इंटरेस्ट as per para 60 of EPFS 1952 on the basis of such contribution received। तो दोस्तों, यहां पर पॉइंट नंबर सी कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी एम्प्लॉयर ने अगर एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर पीएफ में कंट्रीब्यूट किया था तो उसके ऊपर क्या उन्होंने इंटरेस्ट भी दिया था, ये भी उनको यहां पर नोट करने की जरूरत है।
तो दोस्तों फील्ड ऑफिस जो होगा वहां पर जो भी स्टाफ होगा जो आपका जॉइंट ऑप्शन फॉर्म चेक कर रहा होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि भाई आपने एक्चुअली सीलिंग के ऊपर जाके एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर आपने कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया है, और फिर उसके ऊपर जो भी रिलेवेंट इंटरेस्ट लगने वाला था क्या वो इंटरेस्ट लगा है या नहीं लगा है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यहां पर लगने चाहिए थे ईपीएफओ के रूल के हिसाब से वो एम्प्लॉयर ने भरे है कि नहीं है। अगर ये सब चीजें हो गई है तो उसके बाद उनको चौथी चीज चेक करनी पड़ेगी, वो यहां पर पॉइंट नंबर डी में दी गई है। तो दोस्तों यहां पर पॉइंट नंबर डी में कहते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस एज प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन एंड परमिशन अंडर पैरा 26/6। तो दोस्तों यहां पर किस्सा ये है कि एम्प्लॉयर को अगर एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर अगर ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना था तो उसके लिए एक परमिशन लेनी पड़ती थी पैरा 26/6 के अंडर। अब दोस्तों वो जो परमिशन ली जाती थी उसका एक फॉर्मेट हुआ करता था जहां पर एम्प्लॉय भी कंसेंट देता था, एम्प्लॉयर भी कंसेंट देता था, और फिर ये फॉर्म जाता था ईपीएफओ असिस्टेंट कमिश्नर के पास में, और वहां पर इसका वेरिफिकेशन ईपीएफओ असिस्टेंट कमिश्नर करते थे, और उसके बाद ही एम्प्लॉयर जो है वो एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर आपका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता था। तो दोस्तों उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रूफ्स आपने अपने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म के साथ भरे हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो यहां पर इन्होंने दिए हैं। तो दोस्तों पहली चीज जो यहां पर बोली है वो ये है कि वेज डिटेल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर अलोंग विद एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन और जॉइंट ऑप्शंस। तो दोस्तों यहां पर बेसिकली जब आपके एम्प्लॉयर ने आपका जॉइंट हायर पेंशन का जो फॉर्म होगा वो ईपीएफओ को फॉरवर्ड किया होगा, तो वहां पर उसके साथ आपके वेज डिटेल्स दिए गए होंगे, और उस वेज डिटेल्स में ये भी बताया होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कटा हुआ है वो एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। तो वो डिटेल्स अगर दिए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट यहां पर मान्य किया जाएगा। दूसरा चीज एनी सैलरी स्लिप लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑथेंटिकेटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो दोस्तों यहां पर ये चीज बोली गई है कि अगर आपने कोई सैलरी स्लिप अटैच की थी या अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, आपको कोई लेटर लिख के दिया हुआ था, वो अगर आपने अटैच किया है तो वो भी यहां पर चल जाएगा। जो तीसरी चीज यहां पर बोली है कॉपी ऑफ जॉइंट रिक्वेस्ट अंडरटेकिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो बेसिकली जो एक्चुअली जॉइंट ऑप्शन फॉर्म था 26/6 का, अगर वो उसकी कॉपी आपके पास है तो अगर वो आपने अटैच किए तो भी यहां पर चल जाएगा। और चौथी चीज यहां पर लिखी है लेटर फ्रॉम पीएफ ऑफिस issued prior to 4/11/2022 indicating PF contribution on higher wages। तो दोस्तों ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं है और अगर कोई पीएफ ऑफिस से आपको लेटर मिला हुआ है तो वो भी चल जाएगा। तो बेसिकली इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपने अपने फॉर्म में लगाया है तो उसको चेक करने के लिए बोला है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है 26/6 के लिए। तो दोस्तों एक छोटी सी समरी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि फील्ड ऑफिस जब चेक करेगा आपके फॉर्म को तो क्या चेक किया जाएगा। तो यहां पर यह चेक किया जाएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने हमेशा जो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है वो सीलिंग के ऊपर किया है कि नहीं किया है, उसके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बनते हैं वो दिए कि नहीं दिए गए, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो दिया है कि नहीं दिया गया। और दोस्तों जो चार चीज यहां पर बताई गई कि आपकी वेज डिटेल्स या आपकी सैलरी स्लिप या एम्प्लॉयर की तरफ से कोई लेटर, अगर कोई कॉपी ऑफ जॉइंट ऑप्शन फॉर्म है तो, या लेटर फ्रॉम पीएफ ऑफिस, ये सब में से कुछ एक आपने वहां पर अटैचमेंट लगाया था कि नहीं लगाया था। अगर दोस्तों वो सब कुछ अगर है तो उसके बाद आपको चांस मिलेगा फिर से एक बार एक्चुअल जॉइंट ऑप्शन भरने का जो पैरा 26/6 के तहत दिया गया था। यहां पर दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने लिखा है द अप्लीकेंट्स हु क्वालिफाई वन अबव एंड आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टिल रिटायरमेंट सुपरएन्युएशन ऑन एक्चुअल हायर पे इफ दे हैव नॉट सबमिटेड देयर जॉइंट रिक्वेस्ट एंड अंडरटेकिंग ऑफ एम्प्लॉयर कैन सबमिट द सेम एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लेम सेटलमेंट थ्रू देयर लास्ट एम्प्लॉयर। द जॉइंट रिक्वेस्ट एंड अंडरटेकिंग ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर परमिशन अंडर पैरा 26/6 pro forma enclosed can be submitted by the pensioners members any time before the grant of pension on higher wages in accordance with the decision of Honorable Supreme Court dated 4/11/2022। तो दोस्तों यहां पर बोला गया है कि अगर ऊपर की सारी चीजें आपके फॉर्म में सही है तो आपको फिर से एक बार चांस यहां पर देता है ईपीएफओ, जिसके तहत जो एक्चुअल जॉइंट ऑप्शन फॉर्म है पैरा 26/6 का, जिसपे आपकी साइन होगी, एम्प्लॉयर की साइन होगी और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की साइन होगी, वो आप फिर से एक बार यहां पर भर के दे सकते हो। जो लोग सर्विस में है वो अपने रिटायरमेंट के पहले कभी भी वो फॉर्म भर के दे सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं वो लोग हायर पेंशन जब उनको मिलने वाली है उसके पहले कभी भी दे सकते हैं। मतलब कि जब आप रिफंड करेंगे पैसा, वो सेटलमेंट होने के पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म उनको भरकर देना होगा। तो दोस्तों यहां पर दो तरह के सिनारियो बनेंगे, एक वो लोग जो ऑलरेडी सर्विस में जो रिटायर नहीं हुए, तो दोस्तों अपने रिटायरमेंट के पहले कभी भी वो फॉर्म भर के दे सकते हैं जिसपे आपका साइन होगा, एम्प्लॉयर का साइन होगा, और वो सबमिट किया जाएगा पीएफ कमिश्नर को, और वो अगर उसको वेरीफाई करते तो उसको मान्य माना जाएगा। तो दोस्तों जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो दूसरा सिनारियो बनता है,
उन लोगों के लिए दोस्तों यहां पर एक चीज है कि आपको हायर पेंशन ग्रांट करने के पहले आप कभी भी वो फॉर्म सबमिट कर सकते हो ईपीएफओ को। और जहां तक मेरा मानना है, जब तक आप वो फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको हायर पेंशन ये लोग नहीं देने वाले। और दोस्तों जो पॉइंट नंबर 7 यहां पर दिया, यहां पर वही लिखा है कि जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट मेंटेन करते हैं, उनके लिए भी सेम रूल्स अप्लीकेबल होंगे। अब दोस्तों मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर यही चीज है कि आपको हायर पेंशन लेने के लिए वो एक्चुअल जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जो 26/6 का है वो भर के देना होगा। और उसका प्रो फॉर्मा यहां पर इस सर्कुलर के नीचे उन्होंने अटैच करके दिया है, जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। अगर आप नीचे आएंगे तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर प्रो फॉर्मा फॉर जॉइंट रिक्वेस्ट अंडर पैराग्राफ 26/6 ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952 यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स भरने हैं। जो लोग ईपीएफ के मेंबर्स नहीं है अभी तक लेकिन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो और के बाद आपको दिख रहा है वहां पर। यहाँ पर नीचे आई बीइंग द एम्प्लॉयर, मतलब यहाँ की एम्प्लॉयर अपनी डिटेल्स भरेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपके साइन होंगे एम्प्लॉय के, इधर साइन होंगे एम्प्लॉयर के। और दोस्तों ये फॉर्म आपका सबमिट किया जाएगा असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर को। उसी तरह से दोस्तों जो एम्प्लॉयर होंगे उनको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि भाई हम उसी तरह से दोस्तों जो एम्प्लॉयर होंगे उनको एक अंडरटेकिंग भी यहां पर देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहां पर पीएफ में दिया है, और उसके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो उन्होंने भरे हुए हैं। और दोस्तों ये पूरा जो फॉर्म होगा ये आपको देना है ऑफिस ऑफ द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और यहाँ पर जो असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर होंगे वो यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये फॉर्म माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ समराइज करके अगर मैं बताऊं तो आपने जो हायर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा है उसको फिर से एक बार स्क्रूटिनी की जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि आपके वेज डिटेल्स वगैरह दिए है कि नहीं दिए गए, कंपनी ने आपके कुछ प्रूफ दिया है कि नहीं दिया है। ये सब चीजें चेक होने के बाद भी ईपीएफओ को ये एक्चुअल प्रोफार्मा आपको भर के देना होगा। अब दोस्तों इसमें आप रिटायर हो गए तो भी आपको देना होगा, अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको देना होगा। बस एक दिक्कत उन लोगों के साथ है जो रिटायर हो चुके हैं कि अब वो अपनी कंपनी के पास जाएंगे कैसे और उनकी कंपनी इन सब चीजों के लिए कितना कोऑपरेट करेगी, ये बताना बहुत मुश्किल है। एक तो दोस्तों ईपीएफओ ने सर्कुलर बहुत लेट निकाला, इसको बहुत जल्दी निकाल देना चाहिए था, लेकिन निकालने के बावजूद भी ये सर्कुलर उन लोगों के लिए शायद कामगार नहीं हो पाएगा जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कॉन्टैक्ट बनाना, ये सारी फॉर्मेलिटीज करना बहुत मुश्किल है। और ये सब तभी हो सकता है जब उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हो, जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए आगे आने को तैयार है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ईपीएफओ ने फिर से यहाँ पर एक रोड़ा लगा दिया है और फिर से एक बार मुश्किल कर दिया सब लोगों के लिए हायर पेंशन को ऑप्ट करना। दोस्तों सच बताओ तो मुझे नहीं पता कि ये जो भी सर्कुलर में डिटेल्स यहाँ पर दी गई है ये लोगों के कितने काम आएगी, लोग इससे बेनिफिशियल फील करेंगे या इससे प्रॉब्लमेटिक फील करेंगे। लेकिन दोस्तों अब जो भी है ये फॉर्म तो भरकर देना ही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप हायर पेंशन की आशा रखकर चल रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपको इसमें सपोर्ट करेंगे और आपको ये फॉर्म भर कर देंगे ताकि पीएफ कमिश्नर इसके ऊपर साइन कर सके और आपके हायर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म को मान्य कर सके। तो दोस्तों इसी गुडविल के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।